हेलो एवरीबॉडी, आई एस वशिष्ठ वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ जी सेंट्रिक। हम कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्कस कर रहे थे और बेसिक्स में हमने पिछले लेक्चर में कुछ सिग्नल्स के फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स डिस्कस कर लिए थे। मैं पहले बता चुका हूं, हम नींव के पत्थर रख रहे हैं। तो स्टार्टिंग के कुछ पत्थर अच्छे से हम जमा चुके हैं। ये पत्थर से थोड़ा सा गारा वारा डाल के इनको मजबूत और कर देते हैं। क्या ये सिग्नल जो होता है कॉस सिग्नल, इसके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो हमने कैलकुलेट करना सीखे थे पिछले लेक्चर में। पहली बात, कोई सिग्नल पीरियोडिक होता है तभी हम उसके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि फूरियर सीरीज थ्योरम पीरियोडिक सिग्नल्स पर अप्लाई होती है। तो ये पीरियोडिक सिग्नल होता ही है, ठीक है। इसके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हमें समझ में आए थे, एक C1 होता था और एक C-1 होता था, जो कि दोनों सेम होते थे और ये होते थे जो भी सिग्नल का एम्पलीट्यूड है उसका बाई 2। इसके अलावा बाकी C2, C-2, C0, C3, C-3 सब जीरो होते थे। उसके बाद हमने ये दूसरा सिग्नल देखा था, कॉस की जगह अगर साइन हो सिग्नल तो इसके भी दो फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स होते थे, C1 और C-1। दोनों सेम नहीं होते थे, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते थे। याद आ रहा होगा, ठीक है। C1 जो होता था, C1 का वैल्यू होता था A/2, जैसे इसमें होता था साथ में J और C-1 इसका नेगेटिव होता था -A/2J। याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगर एक कॉस या एक साइन नौ के मल्टीपल कॉस या साइन वाली टर्म्स बन रही होती हैं तो फिर उस केस में हम क्या करते थे, इसका रिजल्टिंग टाइम पीरियड फाइंड करते थे। इंडिविजुअल के टाइम पीरियड्स का एलसीएम लेकर के उस रिजल्टिंग टाइम पीरियड की हेल्प से हम इसका रेसिप्रोकल करके फ्रीक्वेंसी फाइंड करते थे। दैट वाज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ओमेगा नॉट फाइंड करते थे। फिर इनको भी एक्सपोनेंशियल्स की फॉर्म में, कॉस थीटा को और साइन थीटा को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, लिख करके हम इसके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स फाइंड कर लेते थे। मतलब इन तीनों जो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड था, कुछ प्रैक्टिस भी कर ली थी इनकी हमने पिछले लेक्चर्स में। इन तीनों से हमें समझ में आ गया था कोई भी कॉस या साइन या मल्टीपल कॉस या साइन टर्म से मिलके जो सिग्नल बन रहा होगा उसके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हम आराम से बता सकते हैं। चलिए, तो एक मेरा क्वेश्चन है अभी, ठीक है। अगर xt इक्वल टू ऐसा हो जाए 5 + 3 cos ओमेगा नॉट t, तो क्या होगा? इसके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स होंगे या नहीं होंगे? तो इसके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट तब होंगे जब ये सिग्नल पीरियोडिक है। तो क्या ये सिग्नल पीरियोडिक होता है? कॉस ये सिग्नल तो पीरियोडिक होता है, डीसी सिग्नल से ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाता है ना। मान लो कॉस सिग्नल ऐसा है 3 - 3 के बीच में, इसमें +5 और कर दो, आप 5 ऐड कर दोगे तो दोनों का जब आप प्लस करोगे तो रिजल्ट ऐसा होगा ना, बस जब ये 3 था तो 3 + 5 8 हो जाएगा और जब ये -3 था तो -3 + 5 2 हो रहा होगा। तो बनेगा ऐसा सिग्नल, बस ऊपर शिफ्ट हो गया यही सिग्नल। तो पीरियोडिक ही तो रहेगा ना, तो कभी भी डीसी ऐड कर देते हैं हम तो सिग्नल की पीरियोडिसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उतने ही टाइम पीरियड के बाद रिपीटेशन हो रहा होता है, सेम टाइम पीरियड रहता है, बस ये तो ऊपर नीचे शिफ्ट कर देता है। तो इस सिग्नल के भी फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स फाइंड करें अगर हम, तो इस वाली टर्म के फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स, भाई रिजल्टिंग टाइम पीरियड की तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, क्योंकि ये डीसी आकर के टाइम पीरियड पर कोई फर्क ही नहीं डालता। उतने ही टाइम में साइकिल कंप्लीट हो रही होगी जितनी पहले कंप्लीट हो रही थी जितने टाइम में, ठीक है। तो आप डीसी टर्म से केवल और केवल C0 वाली टर्म आ जाएगी, जो डीसी टर्म होती थी। C0 e⁻0 के साथ होता था ना। बाकी जो C1 और C-1 हो रहे होंगे वो तो दोनों सेम हो रहे होंगे कॉस के केस में, और 3/2 मीन्स 1.5 हो रहे होंगे। चलिए, उसके बाद एक ये सिग्नल और देखा था हमने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिग्नल के केस में हमें ये समझ में आ रहा होगा कि ये एक इम्पल्स है, जो कि n = 1 2 3 4 5 पुट करते जाएं, -1 -2 -3 4 5 पुट करते जाएं, तो इम्पल्स रिपीटेशन में आ रही होंगी। और कहाँ कहाँ पे आ रही होंगी? एक 0 पर आ रही होगी, एक TS पर आ रही होगी, एक 2TS पे, -TS पे आ रही होगी, -2TS पे आ रही होगी। और कितनी हाइट की आ रही होंगी? जितना ये कोफिशिएंट है। ये टाइम डोमेन में सिग्नल नजर आ रहा होगा। इसके भी फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हमने कैलकुलेट किए थे और हमने समझे थे C1 C2 C3 C4 C5 C-1 C-2 C-3 C0 सब सेम होते थे। और कितने होते थे? A/, जितने टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है, TS। चलिए, ये हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ नींव के पत्थर रखे। भाई बेसिक का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोले तो नींव, बेस मतलब नींव। और ये नींव के पत्थर अगर किसी के गड़बड़ाए हुए हैं तो आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती। अगर कंस्ट्रक्ट कर भी लोगे तो ढह जाएगी, समझ लीजिएगा।
तो आपकी बिल्डिंग ना ढहे, इसके लिए इनमें मजबूती बनाए रखिएगा, जो जो हम न्यू बेसिक जो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसी में आगे बढ़ेंगे। अब हमने फूरियर सीरीज से रिलेटेड जो चीज़ जिनकी रिक्वायरमेंट थी वो डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है कि इनका हमें कम्युनिकेशन सिस्टम्स में ज़रूरत पड़ता है। बाकी आप फूरियर भाई जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे गेट का तो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स तो पढ़ के जाएंगे ही जाएंगे, तो ये अच्छे से क्लियर और भी रहने ही चाहिए। बट जो कम्युनिकेशन में यूज में आने वाला है वो मैंने डिस्कस कर लिया है। हमने इवन ऑड और हाफ वेव सिमेट्री जो थी वो भी डिस्कस कर ली थी, वो भी माइंड में रहनी चाहिए। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म। इस लेक्चर में फूरियर ट्रांसफॉर्म को थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर कुछ रिक्वायर्ड सिग्नल्स इंपॉर्टेंट जिनकी ज़रूरत पड़ती रहती है उनके फूरियर ट्रांसफॉर्म्स को कैलकुलेट करके रखेंगे हम इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में जितना भी हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा अगर कोई सिग्नल टाइम डोमेन में सिग्नल है xt, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम कैपिटल X से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो x ऑफ j ओमेगा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो हम हर्ट्ज की फॉर्म में भी यूज में लेते हैं, ये तो रेडियन पर सेकंड होती है, तो फिर इसी को आप दूसरे तरीके से x ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन में मीन्स f ऐसा कह सकते हो। तो दोनों तरीके से आप कह सकते हो, जो ओमेगा का फंक्शन या f का फंक्शन फूरियर ट्रांसफॉर्म करने के बाद आएगा। ठीक है, अब ये x ऑफ j ओमेगा है, x ऑफ f कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो देखिएगा फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, मैंने जब बताया कि भाई हमें ज़रूरत पड़ने वाली है फूरियर ट्रांसफॉर्म्स की, तो आपने शायद से अपने पुराने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के नोट्स रिवाइज कर भी लिए होंगे या आपको खुद से पहले से ध्यान भी होगा। नहीं ध्यान है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं सजेस्ट कर रहा हूँ एज ए मेंटर, मेरी बात अच्छे से समझ लीजिएगा कि मैं एज ए मेंटर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला है वो माइंड में रहना चाहिए। कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो चाहे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स आप पूरी भूल जाओ कोई बात नहीं, खैर एग्जाम में आप जाओगे तो भूल करके तो जाने से मतलब ही नहीं है, लेकिन अभी कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए सिग्नल सिस्टम की ये चीज़ें माइंड में रहनी चाहिए। अगर हम x ऑफ j ओमेगा फाइंड करेंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, xt मतलब जो सिग्नल xt है इसको मल्टीप्लाई करना है e रेज टू पावर माइनस j ओमेगा t dt के साथ और इंटीग्रेट करना है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। याद रखने के लिए थोड़ा सा आपस में रिलेशनशिप्स की एनालॉजी से समझ करके रखें हम, तो ध्यान समझना, अगर टाइम डोमेन में कोई सिग्नल पीरियोडिक होता है, अगर पीरियोडिक है तभी मैं बात कर रहा हूँ, तो उस केस में इसके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स की फॉर्म में ये सिग्नल ऐसे डिफाइन होता है कि cn e रेज टू पावर j n ओमेगा नॉट टी, याद आ रहा है ना, e रेज टू पावर j 1 ओमेगा नॉट टी के साथ c1 होता है, e रेज टू पावर j 2 ओमेगा नॉट टी के साथ c2 होता है, e रेज टू पावर j माइनस 1 ओमेगा नॉट टी के साथ c-1 होता है, e रेज टू पावर 0 के साथ c0 होता है, इसलिए मैं cn इन जनरल कह रहा हूँ, n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। तो ये तो टाइम डोमेन सिग्नल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। भाई ओमेगा नॉट पर कौन सा होगा, c1 होगा, ओमेगा नॉट के डबल पर कौन सा होगा, c2 होगा, ओमेगा नॉट के 10 गुने पर कौन सा होगा, c10 होगा। तो cn जो होगा वो एक तरह से कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी पर कंपोनेंट्स है उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करने का बीज उगा रहा है एक तरीके से। और ये cn क्या होता था, cn आप हो सकता है भूल गए हो, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, बट अभी ध्यान रखना है हमें, माइनस t/2 टू t/2 पीरियडिक सिग्नल है, आप इंटीग्रेशन जो करोगे वो पूरी रेंज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट नहीं करोगे बल्कि एक पीरियड के लिए करोगे। ठीक है, माइनस t/2 टू t/2 xt e रेज टू पावर माइनस j n ओमेगा नॉट t होता था, याद आ रहा है ना, साथ में ये टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेशन था 1/t। तो देखिएगा आपको ये जो कोफिशिएंट्स हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर कंपोनेंट्स बता रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में x ऑफ j ओमेगा से फाइंड अगर कर रहे हैं तो वही xt को e रेज टू पावर j n ओमेगा नॉट t, तो यहाँ पे होता था जिस n के लिए फाइंड कर रहे हो, यहाँ जनरल ओमेगा के लिए तो j n ओमेगा नॉट e j ओमेगा t होगा, ओमेगा नॉट नहीं है, ये ओमेगा का फंक्शन है, ओमेगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सभी के लिए डिफाइन होगा। ध्यान से समझना, हम ओमेगा का फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं, अब ये भी अगर भूल जाते हैं तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे xt के साथ जब आप इस सिग्नल को मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप टाइम का फंक्शन होगा t का,
टी का फंक्शन होने के साथ साथ ओवरऑल रिजल्ट ओमेगा का फंक्शन भी है। तो जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वो फंक्शन ऑफ टी एंड ओमेगा है। आपको रिजल्ट चाहिए ओमेगा की फॉर्म में। अगर आप इंटीग्रेशन करते हो टी के रेस्पेक्ट में तो ओमेगा विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। ओमेगा जैसा है कांस्टेंट की तरह यूज में लिया जाता रहेगा। टी की फॉर्म में रिजल्ट जो आ जाएगा उसमें टी की जब लिमिट पुट कर दोगे, टी की वैल्यूज पुट कर दिया आपने -∞ टू इन्फिनिटी, लिमिट्स पुट कर दी तो टी तो गायब है, टी की तो वैल्यूज आ गई ना, ओमेगा की फॉर्म में रह जाएगा फंक्शन, इसलिए एक्स ऑफ जे ओमेगा आ गया। ऐसा समझ सकते हो। और याद रखने के लिए एनालॉजी कैसे बना सकते हो, जैसे Cn में होता था वैसे यहाँ पे हो रहा है। वहां पर n ओमेगा नॉट करके होता था, 1 ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा, 3 ओमेगा नॉट पर होता था Cn। यहाँ ऑल ओमेगा के लिए तो जनरल ओमेगा रहेगा। वहाँ एक्सपोनेंशियल नेगेटिव था, यहाँ भी एक्सपोनेंशियल नेगेटिव। xt के साथ मल्टीप्लाई था, यहाँ भी xt के साथ मल्टीप्लाई है। समझ में आती है बात। अच्छा, अब अगर कोई इसे को फ्रीक्वेंसी डोमेन में f की फॉर्म में ना करके, सॉरी ओमेगा की फॉर्म में ना करके f की फॉर्म में अगर समझे तो आप कह सकते हो इस केस में हो जाएगा -∞ टू इनफाइनाइट एक्स टी। जहां पर भी ओमेगा है, ओमेगा की जगह f की फॉर्म में चाहिए तो ओमेगा की जगह 2πf पुट कर दिया जाए, e⁻⁻⁻ ओमेगा की जगह 2πf पुट कर दो गया। ये हो गया फुरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये मैंने एनालॉजी बनाने के लिए याद दिलाया, आपको याद होगा ही ना, याद नहीं है था तो अब आगे से याद रखना है आपको, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। ये पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम में हमें फुरियर सीरीज कोफिशिएंट्स फाइंड करने की कहीं पर जरूरत पड़ेगी, फुरियर ट्रांसफॉर्म्स की कहीं पर जरूरत पड़ेगी, और कुछ बेसिक सिग्नल्स हैं उनकी तो फुरियर सीरीज कोफिशिएंट्स और फुरियर ट्रांसफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। वो हम डिस्कस करते चल रहे हैं। जैसे ये 4 चीजें डिस्कस की हैं, ऐसे फुरियर ट्रांसफॉर्म में भी कुछ आएंगे, उनको भी माइंड में रखना होगा। चलिए, क्या ये फुरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हो गया? आप किसी भी सिग्नल के लिए फुरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं, हम जिस स्केल पर चाहें उस स्केल पर फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन है मेरा, कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। आगे फुरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला इससे कर लेंगे, बट नहीं, ये है ओनली फॉर अपीरियोडिक सिग्नल्स। ये अपीरियोडिक सिग्नल्स के लिए फॉर्मूला है फुरियर ट्रांसफॉर्म का। अगर पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए करना हो तो फॉर्मूला ये नहीं अप्लाई होगा। पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो मैं बताता हूँ। फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स, पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए फुरियर ट्रांसफॉर्म अगर ओमेगा स्केल पर लेकर के चल रहे हो एक्स ऑफ जे ओमेगा, तो ये कुछ ऐसे डिफाइन होता है। अपीरियोडिक सिग्नल्स के लिए इंटीग्रेशन होता था, पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए समेशन होगा। किसका समेशन होगा यहां पर होगा सिग्नल एक्स अगर पीरियोडिक है तो अकॉर्डिंग टू फुरियर सीरीज थ्योरम, कैसा भी हो वो पीरियोडिक शेप का, ट्रायंगुलर शेप का हो, स्क्वायर शेप का हो, या जहाँ चाहे मर्जी से शेप बन रही हो बट रिपीट हो रही हो पीरियोडिक हो, तो उसके फुरियर सीरीज एक्सपांशन हो सकता है फुरियर सीरीज थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो फुरियर सीरीज कोफिशिएंट्स होंगे C1 C2 C3 n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। तो उन n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो Cn है, जब n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए Cn है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको डेल ओमेगा माइनस n ओमेगा नॉट। ओमेगा की फॉर्म में फंक्शन आना चाहिए, ओमेगा की फॉर्म में बन के आएगा। देखिए ये तो कांस्टेंट्स हैं, C1 C2 C3 वैल्यूज होंगे इनके कुछ, ये इंपल्सेज आ रही होंगे। ओमेगा इक्वल टू n की डिफरेंट वैल्यू पुट करते चलें, n की डिफरेंट वैल्यू मीन्स n इक्वल टू -∞ टू इनफाइनाइट होल रेंज। जैसे यहाँ पे होल रेंज -∞ टू इनफाइनाइट था, यहाँ पे भी होल रेंज -∞ टू इनफाइनाइट होगा। यहाँ t की फॉर्म में था, बस यहाँ पे n की फॉर्म में। यहाँ सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ सिग्नल के फुरियर सीरीज कोफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इम्पल्स सिग्नल को। और ये इम्पल्स सिग्नल n की डिफरेंट वैल्यूज के साथ देखें तो इम्पल्स ट्रेन आ रही होगी ना, 1 ओमेगा नॉट पे, 2 ओमेगा नॉट पे, 3 ओमेगा नॉट पे इनपुट करते चले। इसको इंटीग्रेशन करना है, साथ में एक चीज और एक्स्ट्रा रहेगी यहाँ पर 2π मल्टीप्लाई में, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये होगा फुरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन। चलिए, तो आपको कोई सिग्नल होता, जैसे इस सिग्नल का फुरियर ट्रांसफॉर्म पूछा जाता, आपको ये देख करके समझ में आ रहा है कि ये सिग्नल पीरियोडिक है या अपीरियोडिक है? इतनी बेसिक नॉलेज तो है हमें कि ये सिग्नल पीरियोडिक होता है। ये सिग्नल पीरियोडिक होता है तो आप फुरियर ट्रांसफॉर्म का ये फॉर्मूला अप्लाई करने बैठ गए और फिर इसके हिसाब से फुरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने लगे, तो आप पहली सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे होंगे और उसके बाद अपना टाइम और इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो वो टाइम आपका वेस्ट हो जाना है। अगर सिग्नल पीरियोडिक है तो फुरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ये रहेगा। अगर फुरियर ट्रांसफॉर्म हमें ओमेगा की जगह f स्केल में चाहिए हो तो
तो क्या करें, एफ स्केल में चाहिए, तो जैसे यहाँ पे एफ स्केल में चाहिए था ओमेगा या 2πf लिख दिया, यहाँ पे भी ओमेगा या 2πf पुट कर देना चाहिए। यहाँ ओमेगा की जगह अगर 2πf पुट करेंगे तो n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट 2πCn डेल ऑफ 2πf, ओमेगा नॉट की जगह पे 2πf नॉट होगा, 2π कॉमन आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2πf माइनस NF नॉट। ओमेगा नॉट क्या चीज है यहाँ पे, यहाँ ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट हमारे जिस सिग्नल के आप फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हो जो कि पीरियोडिक है, पीरियोडिक के लिए तो एक्सप्रेशन ये होता है, जो कि पीरियोडिक है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट रेडियन पर सेकंड में और एफ नॉट हर्ट्ज में। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। अच्छा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसी फ्रीक्वेंसी के दुगने, तीन गुने, चार गुने को हम बोल देते हैं, फिर उस केस में वो हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज है। ठीक, अच्छा, अब एक चीज, एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी, शायद मैं बोल रहा हूं, बोलते बोलते याद आ रही होगी आपको, डेल ए टी को आप ऐसा भी बोल सकते हो क्या, डेल टी डिवाइड बाय 1/a जो भी है उसका रेसिप्रोकल डिवाइड में कर दें। होती है ना इंपल्स सिग्नल की प्रॉपर्टी। अगर यही प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करें तो डेल समथिंग इनटू जो आ रहा है वो a मान सकते हैं, तो आप इसको डेल ऑफ दैट और ये डिवाइड में ला करके कह सकते हो। डिवाइड में लाओगे तो 2π का मोड तो 2π ही होता है, पॉजिटिव है, 2π कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका फाइनल जो बन करके आएगा दैट विल बी समेशन n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट 2π कैंसिल आउट हो गया, डेल f माइनस NF। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म का पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए एक्सप्रेशन ओमेगा स्केल में चाहिए, एफ स्केल में चाहिए, जिसमें हमें इंटरेस्ट हो हम अकॉर्डिंगली उस स्केल में फाइंड कर सकते हैं। अब इसको अगर माइंड में रखें हम, तो कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स हैं जिनके फूरियर ट्रांसफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती रहेगी हमें, उनके फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करके रख लेते हैं। ठीक है, और रख क्या लेते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने में हम उसको अच्छे से डिराइव करेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे, तब आगे की बात करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ सिग्नल्स के फूरियर ट्रांसफॉर्म। चलिए, तो प्रॉब्लम हमारे सामने है, हमें इंस्ट्रक्ट किया है एनालाइज द सिग्नल 5 cos 10π × 10⁻³ इन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। कुछ पूछ नहीं रहा आपसे, कुछ क्वेश्चन नहीं अराइज कर रहा है, आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि एनालाइज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सजेस्ट किया है कि इस सब्जेक्ट में हमें एनालिसिस पावर आपके माइंड का जो है, हमारे माइंड का जो है, उसको स्ट्रॉन्ग रखना है। तो बेस से ही अगर एनालिसिस करते चलेंगे तो आगे फिर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो हम यहाँ अच्छे से समझिएगा, हम टाइम डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये जो सिग्नल है ना, इसको अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, अच्छे से सब चीज़ें इसके बारे में छोटे से लेके बड़ी तक समझ लेते हैं, आगे प्रॉब्लम नहीं आए जिससे। चलिए, सबसे पहले टाइम डोमेन में एनालाइज करें अगर सिग्नल को, टाइम डोमेन में एनालाइज करें तो हम इस सिग्नल से पहले से ही भली भांति परिचित हैं कि कॉस वाला सिग्नल में तो पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल आती है टाइम के रेस्पेक्ट में, और वो पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल कॉस में ऐसा होता है ना, कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है, तो 1 × 5 मीन्स 5 वैल्यू पीक हो रही होगी, और फिर पॉजिटिव साइकिल खत्म, नेगेटिव साइकिल आ रही होगी, नेगेटिव साइकिल -5 तक जा रही होगी पीक पर, फिर उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से साइकिल चल रही होंगी, और ऐसा ही नेगेटिव टाइम पे माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक पूरे टाइम में ऐसा ही चल रहा होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, -5। अब ये जो सिग्नल है इसमें एनालाइज करने का मतलब क्या है, आपको अगर ये चेंज कर दे 5 की जगह 3 दे दे तो 3 से लेके -3 के बीच में साइकिल सारी होंगी, बस इतना चेंज करोगे। अगर ये 10 दे दे तो 10 से लेके -10 के बीच में आ रही होगी। अगर ये -5 दे दे तो जब ये +5 था तो -5, जब -5 था तो +5, मतलब उल्टा इस तरीके से आ जाएगी। एग्री है? अब यहाँ पर कुछ भी आ जाए कि चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हर एक के लिए हम इसको समझ सकते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या चेंज कर सकता है, वो इसको चेंज कर सकता है। तो इसको तो अभी हमने समझा ही नहीं, हमने ये तो समझ लिया फ्रीक्वेंसी है, कुछ रिपीट हो रही होगी। इसका मतलब क्या है, इसको देख करके समझ में आ रहा है कि ओमेगा है 10π किलो, 10⁻³ मतलब किलो रेडियन पर सेकेंड। अगर आप एफ फाइंड करोगे डिवाइड बाई 2π करके तो 5 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है इसकी। 5 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होने का मतलब 1 सेकेंड में 5 किलो मतलब 5000 साइकिल कंप्लीट हो जाएगी इसकी। ये जो साइकिल है ना, 1 सेकेंड, ये एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, ऐसे दूसरी, ऐसी तीसरी, ऐसे 1 सेकेंड में कितनी साइकिल कंप्लीट कर चुका होगा,
5000 साइकिल्स कंप्लीट कर चुका होगा। ठीक है, अगर 1 सेकंड में 5000 साइकिल कंप्लीट कर रहा होगा तो एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा होगा, एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा होगा, मतलब यहां से स्टार्ट होके वापस यहां तक ये जो पहुंच रहा है, ये टाइम की वैल्यू कितनी होगी। अगर साथ में हम स्केल पर मेंशन कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, एनालिसिस के लिए एनालाइज हो जाएगा ना। तो यहाँ अगर हम समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी अगर 5 किलोहर्ट्ज है तो एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, दैट इज टाइम पीरियड, वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। 1/5 इंटू 10⁻³ 1/5 का मतलब 0.2 और 10⁻³ डिवाइड में आ रहा है मिली सेकेंड, मीन्स 0.2 मिली सेकेंड होगा तो टाइम को मिली सेकेंड स्केल में रख लेते हैं तो 0.2 आ रहा होगा। अच्छा, अगर ये 0.2 आ रहा होगा तो ये क्रॉसिंग्स कहाँ पर हो रही होंगी, आप कह सकते हो ये एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे आधी साइकिल कंप्लीट हो गई, ये 0.1 होगा मिली सेकेंड में, ये 0.1 है, 0.2 है, ये बीच में 0.15 हो रहा होगा, ये 0.05 हो रहा होगा। हो गया, आप हर 0.05 के बाद ये ऐसे कंप्लीट होता चल रहा है। इस तरह से आप किसी भी टाइम पर क्या कैसे बन रहा है वो दिखा सकते हैं। अगर आपका ये कांस्टेंट चेंज हो जाए तो हाइट कम ज़्यादा होगी, अगर ये वैल्यू बढ़ जाती है तो मतलब ज़्यादा साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं 1 सेकंड में। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब होगा तो एक साइकिल जल्दी कंप्लीट हो रही होगी तो ये जल्दी कंप्लीट हो रही होगी, यहाँ पे आने के बजाय जल्दी आ रही होगी। अगर ये फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, थोड़ा लेट कंप्लीट हो रही तो ये खिंच जाएगा। भाई ये बेसिक चीज़ है, ठीक है, हम समझ गए। अब टाइम डोमेन में हमने इसको एनालाइज कर लिया, टाइम डोमेन में बात खत्म। और क्या होगा इसमें, और कुछ नहीं चेंज हो सकता। फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालाइज करना है अब हमारा ऑब्जेक्टिव। फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालाइज करने के लिए हमने समझा जब कोई सिग्नल टाइम डोमेन में हो, कैसा भी सिग्नल हो, तो अकॉर्डिंगली उसका रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी डोमेन में जरूर होता है। केवल इसी के लिए बात नहीं करोगे कि ये सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन, कोई भी कैसा भी टाइम डोमेन में सिग्नल हो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन जरूर होता है। अब आप कहोगे कि कुछ कुछ केसेस में डिरिचलेट्स कंडीशन फॉलो नहीं होती है, तब तो नहीं हो पाता। फूरियर ट्रांसफॉर्म में ऐसा होता है ना, फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म काम आता है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इसके साथ, आरओसी के साथ। लेकिन हम कम्युनिकेशन सिस्टम में जिन सिग्नल्स की बात करेंगे वो उन सिग्नल्स की ही बात करेंगे प्रैक्टिकली जिनका फूरियर ट्रांसफॉर्म से ही फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन हो सकता हो, क्योंकि प्रैक्टिकल सिग्नल्स जिनका हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो हम इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लें। फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करके मैं बोलूंगा कि फ्रीक्वेंसी एक्सिस पर कैसे चल रहा है, तो पहले अब हमारा ऑब्जेक्टिव है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया जाए, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाए। अगर ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दे रहे हैं, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर दे रहे हैं, तो आपने सबसे छोटे से टाइम में ये डिसीजन ले लिया कि फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये डिसीजन मेकिंग कर लिया हमने, लेकिन ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ही हमारे लिए गड़बड़ कर देने वाले हैं। ये अच्छे से सोच समझ के हमें ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स यूज में लेने चाहिए थे। सिग्नल हमारा पीरियोडिक है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का ये फॉर्मूला काहे अप्लाई करें हम, अगर कर दे रहे हैं तो आगे का टाइम खराब हो जाने वाला है। अगर पीरियोडिक सिग्नल है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ये अप्लाई होगा, एक्स ऑफ जे ओमेगा समेशन ऑफ सी एन डेल ओमेगा माइनस एन ओमेगा नॉट 2 पाई फ्रॉम एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। एग्री है इस बात से? अगर एक्स ओमेगा स्केल पर ना चाहिए हो करके एफ स्केल पर चाहिए होता तो हम फॉर्मूले में 2 पाई नहीं करते, 2 पाई डिवाइड हो जाता था ना, सी एन और एफ स्केल पर एफ माइनस एन एफ नॉट एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। बट ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए अब हमें फूरियर सीरीज कॉफिशिएंट चाहिए भाई। किसके फूरियर सीरीज कॉफिशिएंट? जिस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं, इस सिग्नल के फूरियर फूरियर सीरीज कॉफिशिएंट्स से भली भांति परिचित हो चुके हैं हम। अगले पत्थर पर जा रहे हैं तो पिछले पत्थर नींव का जो रखा हुआ है उसको यूज में ले सकते हैं ना। तो इसके फूरियर सीरीज कॉफिशिएंट जो होते थे सी एन, वो केवल C1 और C-1 होते थे और दोनों सेम होते थे। क्या होते थे वो? A/2 5/2 मीन्स 2.5। अगर ये काम है तो हम समझ सकते हैं कि आप इसमें n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, सारी वैल्यूज में 0 हो रहा होगा केवल और केवल 1 और -1 के अलावा। तो केवल यहाँ 1 के हिसाब से रिजल्ट आना है, -1 के हिसाब से रिजल्ट आना है, बाकी सब 0 है। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग रिजल्ट 0 होता चलेगा। तो एक्स ऑफ जे ओमेगा अगर समझा जाएगा तो दैट विल बी फॉर n इक्वल टू 1, C1 is 2.5, 2.5 into 2 means 5 पाई डेल ओमेगा माइनस n की 1 की वैल्यू के लिए है ना 1 ओमेगा नॉट, ये ओमेगा नॉट था।
ठीक है, फिर c -1 के लिए पुट करोगे, -1 के लिए जब पुट करोगे 2 पाई इंटू 2.5 मीन्स 5 पाई डेल ओमेगा माइनस ऑफ 1 तो प्लस हो जाएगा ओमेगा नॉट। ठीक है, ये हमारा एक्स ऑफ जे ओमेगा हो गया। अगर हम एक्स ऑफ जे ओमेगा के बजाय एक्स ऑफ एफ फाइंड कर रहे होते, एक्स ऑफ एफ, तो एक्स ऑफ एफ क्या होता, एक्स ऑफ एफ होता सी एन मीन्स 2.5 मल्टीप्लाई कुछ 2 पाई होना नहीं है, 2.5 डेल एफ माइनस 1 एफ नॉट प्लस 2.5 डेल एफ माइनस ऑफ 1 मीन्स +1 एफ नॉट। ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में दोनों तरीके से आ गया। अगर हम ओमेगा स्केल पर करना चाहते हैं तो इस फॉर्म से, अगर हम एफ स्केल पर एनालाइज करना चाहते हैं तो इस एक्सप्रेशन से हम समझेंगे। अगर ओमेगा स्केल पर समझना चाहते हैं तो क्लियर बात ये हो रही है कि 2 इम्पल्सेज आ रही हैं। एक इम्पल्स आ रही है अगर केवल डेल ओमेगा होता तो ओमेगा इक्वल टू 0 पर आ जाती, ये डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट है, किस मतलब ओमेगा नॉट पर आ रही होगी, और ओमेगा नॉट और एक दूसरे आ रही होगी माइनस ओमेगा नॉट पर। ये इम्पल्स का जो कोफिशिएंट होता है वो हाइट रिप्रेजेंट करता है, हालांकि हाइट वैल्यू नहीं होती बल्कि एरिया अंडर दैट इम्पल्स होता है। वैल्यू तो इनफाइनाइट होती है हमेशा, एरो लगाने का मतलब ये होता है। तो कितनी वैल्यू का, 5 पाई वैल्यू। अगर हम एफ स्केल पर शो कर रहे होते तो एफ स्केल पर एक एफ नॉट पर आएगा, एक माइनस एफ नॉट पर आएगा। कितनी हाइट के आएंगे, 2.5 की। अगर यहीं से इन जनरल समझ लिया जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं आगे से कोई एक्स टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा नॉट टी बोलेगा तो आप अगर ओमेगा स्केल पर इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में समझेंगे तो इम्पल्स से जाएंगे कहां पर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है ना, ओमेगा नॉट पे और माइनस ओमेगा नॉट पे। कितनी वैल्यू क्या आएंगी, a इंटू पाई वैल्यू की। क्यों, क्योंकि फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट होता है a/2 इंटू 2 पाई भी तो करना होता है। यहाँ पे कहाँ गया एक्सप्रेशन 2 पाई, तो ये a इंटू पाई, तो a इंटू पाई वैल्यू क्या आएंगी, इसीलिए देखो यहाँ पे 5 इंटू पाई वैल्यू की इम्पल्सेज हैं। और अगर हम एफ स्केल पर यूज में लेने लगे तो फिर इम्पल्सेज आएंगी इस ओमेगा के करस्पॉन्डिंग डिवाइड में 2 पाई करके एफ नॉट फाइंड कर लिया जाए, एफ नॉट पर और माइनस एफ नॉट पर। कितनी वैल्यूज क्या आएंगी, इस a का बाई 2 वैल्यू क्या आएंगी, क्योंकि 2 पाई मल्टीप्लाई नहीं होता, यहाँ पर केवल cn आते हैं, तो a/2 वैल्यू क्या आएंगी। इसलिए तो यहाँ पे देखिए 5 का बाई 2 2.5 पर आया है। समझ में आया होगा ये? अगर ये समझ में आया तो ध्यान से समझ लें आप। अगर तो ये चीज जो अभी हमने मैथमेटिकली फाइंड की, ये तो शुरुआत में सीधे भी बता दी थी मैंने भाई। पिक्चर में जब हम लेके आ रहे थे कि हाँ टाइम डोमेन का कुछ फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है, देखो साइनोसॉइडल्स को हम समझ सकते हैं, तो बोला नहीं था मैंने ये सिग्नल है, ये सिग्नल को मैं कहूंगा कि ये 5 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है तो 5 किलोहर्ट्ज पर बनेगा। कितनी हाइट का बनेगा ये मैंने उस टाइम पर नहीं बोला था, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं थी, पता ही नहीं था मुझको। इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअल में मुझे पता नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये था कि मैंने आपके साथ नहीं सीखा था, अब आपके साथ मैं सीख गया हूं कि इसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, इसका बाई 2 वैल्यू की होती है, और कहां पर होगी, इसकी जितनी फ्रीक्वेंसी पर। साथ में मैं एक चीज रटा भी रहा था, याद आ रहा हो आपको, तो मैं बोल रहा था कि जितना पॉजिटिव पर जैसा होता है वैसा नेगेटिव पर भी होता है। तब तक हम रट रहे थे, अब हम समझ भी गए हैं कि चलिए पुट करके देखते हैं। तो कॉस में C1 होता है तो C-1 भी होता है, C1 से पॉजिटिव पे आएगा तो C-1 से नेगेटिव पर आएगा। Cn में डेल एफ प्लस एफ नॉट करोगे तो माइनस एफ नॉट पे आएगा कि नहीं आएगा, तो हमेशा जैसे पॉजिटिव पर आता है वैसा नेगेटिव पर आता है। हाँ अभी तक ये हाइट नहीं समझ में आती थी, अब हमें क्लियर हो गई है। अब जब क्लियर हो गई है तो फिर कभी ना भूलें, फिर समझ में आया होगा बात है। चलिए हमने ये सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म एनालाइज कर लिया है अच्छे से, ठीक है। अभी और सिग्नल्स के फूरियर ट्रांसफॉर्म भी एनालाइज करने हैं हमें, जिनकी जरूरत पड़ती रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। और ध्यान से समझ लेना कि ये बहुत ज़्यादा बार यूज में आने वाला है किसी कॉस सिग्नल का स्पेक्ट्रम। भाई जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में कोई चीज़ हो तो वो होती है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम एनालिसिस करना। और ध्यान समझना कभी भी जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं स्पेक्ट्रम के। फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब बोले स्पेक्ट्रम मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन, एक तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और एक फेज स्पेक्ट्रम।
मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑलवेज इवन फंक्शन होता है और फेज स्पेक्ट्रम ऑलवेज ऑड फंक्शन होता है। अब ऑड सिग्नल कौन से कैसे नजर आते हैं, इवन सिग्नल कैसे नजर आते हैं, पता ही होगा आपको। अगर कभी स्पेक्ट्रम मींस एक्स ऑफ जे ओमेगा, हमने बोल दिया स्पेक्ट्रम मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में जे ओमेगा, या एफ स्केयर में भी बोले तो ई रेस्ट पावर जे कर क्या रहा है, ई रेस्ट पावर जे मीन्स कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा मीन्स कॉम्प्लेक्स। जनरल बात की जाए तो हमेशा फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, रियल के साथ इमेजिनरी पार्ट भी होता है। जनरल बात किया जाए, स्पेशल केस ऐसे हो सकते हैं कि प्योर रियल आ जाए, जैसे हमारा कॉस सिग्नल के लिए प्योर रियल वैल्यू बन करके आ रही है। यहाँ पर कोई जे वे आया क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि पीरियडिक सिग्नल में सीधे इम्पल्सेज आने वाली है, तो वहां प्योर रियल क्वांटिटी ही बन करके आएगी। ठीक है, तो प्योर रियल क्वांटिटी अगर बन रही है तब तो हम उस रियल का मैग्नीट्यूड जो बोले हैं वो सीधे ही वैल्यू ही होगी। रियल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो वैल्यू ही होती है ना, रियल वैल्यू का मैग्नीट्यूड। फेज 0 डिग्री होता है, तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम बोलूं या ओवरऑल स्पेक्ट्रम बोलूं एक ही बात है। लेकिन अगर कभी कॉम्प्लेक्स हो जाए तो हमें क्या करना होगा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ एक्स ऑफ जे ओमेगा। देखिए मैंने क्या प्लॉट किया यहाँ पर इस स्केल पर, यहाँ क्या प्लॉट किया है, इस पर ओमेगा है और इस पर क्या है, एक्स ऑफ जे ओमेगा है। यहाँ पर एफ है, इस पर इस स्केल पर क्या है, एक्स ऑफ एफ है। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स हो गया तो एक स्केल पर उस कॉम्प्लेक्स की या तो रियल वैल्यू आ सकती है या इमेजिनरी वैल्यू आ सकती है। एक स्केल पर आप रियल और इमेजिनरी दोनों तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते ना, इसलिए हम रियल और इमेजिनरी दोनों नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इसलिए या तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर देंगे, रियल और इमेजिनरी दोनों पर डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड, या एंगल मींस फेज रिप्रेजेंट कर देंगे, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट फेज होता है ना, वो रिप्रेजेंट कर देंगे। हाँ, यहां पर ये प्योर रियल है, इसलिए यही वैल्यू होगी, यही मैग्नीट्यूड भी होगा, ऐसा समझ में हमें आता है। अब हम कुछ और फूरियर ट्रांसफॉर्म्स फाइंड करेंगे, लेकिन फूरियर ट्रांसफॉर्म्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। आप हर तरीके का ट्रांसफॉर्म पढ़ते होंगे, आपने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में पढ़ा होगा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ते होंगे ना, 10-12 प्रॉपर्टीज बन करके आती हैं। तो वो प्रॉपर्टीज में से कुछ प्रॉपर्टी हमारे लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं चीज़ों को समझने के लिए। तो उन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, उन प्रैक्टिस से जो रिजल्ट बन करके आएंगे वो प्रैक्टिस उन्हीं चीज़ों पर करेंगे जो आगे काम में आने वाली हैं। तो इसलिए वो जो रिजल्ट बन करके आएंगे उनको फिर माइंड में रखेंगे और फिर जैसे जैसे सब्जेक्ट में बढ़ेंगे वैसे वैसे उन रिजल्ट्स को यूज लेंगे हम, तो प्रैक्टिस में वो वैसे भी आ जाएंगे हमारे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फूरियर ट्रांसफॉर्म्स ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म्स की प्रॉपर्टीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।